साथियों, सुदर्शन टीवी के विशेष कार्यक्रम गोदर्शन के ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे गौ सुरक्षा कैसे और उसके अंदर में सरकार और गौ सेवकों का समन्वय और कानूनी सलाह, कानूनी इसके विषय में चर्चा। मैं प्रारंभ करना चाहूँगा सरकार के विषय में इसकी क्या स्थिति है। 1952 के संविधान के अंदर में गौ सुरक्षा को राज्यों के लिए निर्देश यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में डाला गया और इसको राज्य का विषय घोषित किया गया। यानी पशुपालन, पशु संवर्धन, पशु सुरक्षा ये सभी राज्यों का विषय है। हालांकि हमारे देश का योजना आयोग प्रति 5 वर्ष के अंदर में पंचवर्षीय योजना बनाता है और उसके माध्यम से हमारे देश का पशुपालन विभाग, डेयरी डेवलपमेंट विभाग इन सबको सहायता करता है। और क्रूरता के लिए 1960 के अंदर में एक अधिनियम बनाया गया, क्रूरता निवारण अधिनियम। उसके अंदर में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, जो देश के अंदर में क्रूरता और गौ विषयों को लेकर के पूरे देश के अंदर में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्यालय चेन्नई में है, जिसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहुत अहम रोल है। ये गौशालाओं की अंदर में गो शेल्टर बनाने के लिए मदद करता है, गो के लिए व्हीकल देने के भी मदद करता है, आर्थिक मदद करता है। देश के कसाई खानों के लिए भी इसका जो है नियमित रूप से निरीक्षण होता है। इसके ही अंदर में राज्यों के अंदर में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्डों की स्थापना हुई है। लेकिन ये बोर्ड खाली गायों के लिए नहीं है। ये देश के जितने भी हमारे प्राणी हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, सांप हैं, उन सब के विषय में, जो कि हमारे वन विभाग के अंदर में लगभग नहीं आते हैं, उनके विषय में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहायता करता है। कैसे जुड़ता है जनता के साथ में कि इसकी एक स्कीम है ऑनरेरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर पंजीकरण, जिसके अंदर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं देश के अंदर में कि कैसे सुरक्षा की जाए। और उसके अंदर में फिर ये एक ऑनरेरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर का कार्ड इशू करते हैं, जो कि आपको एक संवैधानिक वैधता दे देता है कि आप पशुपालक हैं या पशु में काम कर रहे हैं। मुझे भी इस संस्था के अंदर में कर्नाटका, केरला के इंचार्ज होने के नाते काम करने का मौका मिला है। और राज्य क्या करते हैं? राज्य का पशुपालन, हर राज्य में पशुपालन विभाग अलग है, जो कि दुग्ध उत्पादन, पशु क्रूरता, पशुपालन, पशु संवर्धन, इन सब विषयों के ऊपर में काम करता है। और उनके अंदर में उनको उस राज्य के अंदर में जो गौशालाएं हैं उनकी मदद करने का प्रयास करता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कर्नाटका राज्य गौ सेवा आयोग का, जिसका कि निर्माण अभी गत वर्ष हुआ और जिसके अंदर में कर्नाटका राज्य के इस विषय से संबंधित सभी अधिकारी सदस्य बनाए गए, जैसे कि प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास व पंचायत राज, प्रमुख सचिव होम यानी गृह सचिव, प्रमुख सचिव नागरिक विकास अभिवृद्धि, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कमिश्नर एग्रीकल्चर, कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज, डायरेक्टर एपीएमसी यार्ड्स, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारे इसके अंदर मेंबर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए। और 11 मेंबर जनता से लिए गए। इसका कार्य है, यानी ये आपके सामने एक रूपरेखा रख रहा हूँ कि जो देश के लगभग सभी
लगभग 8 से 10 राज्यों में गौ सेवा आयोग काम कर रहे हैं, जिनका सभी का दायित्व जो है वो गौ संवर्धन, गौ रक्षण, गोचर भूमि के अंदर में को खाली करवाने का है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभिन्न कानून हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर में गोवंश हत्या, गो हत्या निषेध कानून है, 1 या 2 राज्यों को छोड़ करके। यानी संस्थाएं हैं, हमें जनता को उनके साथ में जुड़ करके उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और सहायता देनी और लेनी दोनों चाहिए। साथियों, जनता बहुत कुछ कर सकती है। जो हमारे विभिन्न संघ हैं, विभिन्न इसके ऊपर में गैर सरकारी संस्थाएं हैं, पूरे देश में इनका जाल बिछा हुआ है, लेकिन टीम वर्क का मैं अभाव देखता हूँ। जो इसके अंदर में एक बड़ा सुदृढ़ एक टीम वर्क बन सकता है, उसकी अभी नितांत आवश्यकता है। हमें हर छोटे छोटे से क्षेत्र से लेकर बड़े से बड़े क्षेत्र के अंदर में इसके कानून के जानकार, विभिन्न जो इसका आयाम है उसके जानकारों को साथ लेना चाहिए और वो जो है अपने जिला, अपने ताल्लुक, अपने तहसील, अपने राज्य के अधिकारियों के साथ में समन्वय बैठा करके इसका कार्य बड़े रूप में कर सकते हैं। आज हम देश के अंदर में रोज़ ट्रकों का चलन देखते हैं, जिसमें कि हम बड़ी बेदर्दी से लदी हुई गायों का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। साथियों, विषय आ जाता है कि हम इसमें क्या करें। कानून आपका साथ देता है। आज भारत देश के जो ट्रांसपोर्ट कानून हैं और राज्यों के जो कानून अधिनियम है, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर प्राणी को 2 स्क्वायर मीटर जगह देना उस ट्रक में ज़रूरी है। यानी अगर बड़े से बड़ा ट्रक भी हो तो उसमें 4 से 5 जानवरों से ज़्यादा, गौ माता से ज़्यादा लोड नहीं किए जा सकते, चाहे वो पालन के लिए लेके जाए जा रहे हो, चाहे कसाई खाने को लेके जाए जा रहे हों। लेकिन हम ट्रकों में लोड किए हुए देखते हैं 25, 30, 40, 50 जानवर बड़ी क्रूरतापूर्वक। उस कानून का अगर हम लाभ उठाएं तो इलाके के जो यातायात अधिकारी हैं, आरटीओ हैं, उनके साथ में उनकी सूचना दे करके उन ट्रकों का हम जो है सीजर करवा सकते हैं। उससे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं, परमिट कैंसिल करवा सकते हैं, उनके ड्राइवरों को जो है सज़ा करवा सकते हैं और उनका डीएल कैंसिल करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। यह कार्य चालू होता है। साथियों, आप भी जानते हैं कि जो भी हमारी कृषि विपणन मंडियां, जिसको कि हम हाट भी बोल देते हैं, एग्रो प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज बहुत राज्यों में बोला जाता है, वो मंडियों में गो वंश को, कैटल को लिया गया है एज कमोडिटी। वो कमोडिटी का मतलब यह है कि उसके ऊपर में उस मंडी के जितने भी कानून हैं उस राज्य के, सब लागू होते हैं। जैसे उसके ऊपर में, उसके व्यापार के ऊपर में कुछ ना कुछ शुल्क लगाया जाता है। वो शुल्क अगर वो पेमेंट नहीं करें तो इसका मतलब है कि वो राजस्व की हानि हो रही है। उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि उस राज्य के गौहत्या निषेध अधिनियम का वहाँ पर उल्लंघन नहीं हो। उनको ये देखना होता है कि वहाँ पर कोई भी प्राणी बीमार या अपंग उसके अंदर में जो आए वह वो बिक्री नहीं हो। और कसाई खानों को तो वहाँ से जानवर जाना नहीं चाहिए, जबकि वास्तविक रूप में वह अड्डे बन गए हैं, वह स्थान बन गए हैं जहाँ से कि ये जानवर रोज़ भर भर करके जा रहे हैं। साथियों, उसके बाद में वो जब वहाँ से प्राणी निकलता है, ख़रीदा जाता है, जो मंडियाँ जो सप्ताह में 1 दिन लगती हैं, जैसे कर्नाटक राज्य में 134 जगहों पर ये मंडियों में ये व्यापार होता है। वहाँ से निकल कर के सड़कों पर आता है, जहाँ पर कि यही यातायात के अधिकारियों का हम सीधा वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी हम पाते हैं, पुलिस की मौजूदगी पाते हैं, लेकिन वो मोटर व्हीकल रूल्स का उल्लंघन करते हुए और राज्य के गौहत्या निषेध कायदे का उल्लंघन करते हुए, मंडी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वह ट्रक जाते हैं। और आम तौर पर जब वह वन विभाग के किसी भी क्षेत्र को
पार करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 लागू होता है, जिसके अंदर में उसके विधि विधान के अनुसार बिना उसके मेडिकल के कोई भी जानवर उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत खतरनाक माना गया है। यानी उनका दायित्व बनता है, जिन्होंने वहाँ पर हैंड पोस्ट लगा रखी है, जहाँ पर कि आपको शायद ध्यान हो कि पिछले चुनाव के समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि वहाँ पर सीसीटीवी लगाए जाएं, वहाँ पर रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक कोई यातायात नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर उस कानून का उल्लंघन पाते हैं। पुलिस के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय दंड संहिता, यानी कि इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 429 आपका मददगार है, जिसके अंदर में किसी भी गोवंश को, चाहे वो किसी भी कीमत का हो या 50 रुपये से ऊपर का कोई भी प्राणी हो, उसको अपंग करना, उसको जो है काम की यूजलेस बनाना, उसको घबराहट में लेकर के आना, उस कानून का उल्लंघन माना जाता है और जो है उसके अंदर में 5 वर्ष की सज़ा है। आपके राज्यों के अधिनियम गोहत्या निषेध के कानून अलग अलग सजाएं हैं, अलग हैं, लेकिन कानून है जिसमें कि उसको अगर कोई भी प्राणी, आम तौर पर के विभिन्न राज्यों में माना गया है कि गाय को पूर्ण सुरक्षा है और बैल को 12 वर्ष से 14 वर्ष 16 वर्ष के कायदे अलग अलग राज्यों में हैं, काटने के लिए भेजे जा सकते हैं उससे ऊपर आयु के, लेकिन उसके लिए उनको उस प्राणी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में पेश करना होता है, एक एप्लीकेशन के द्वारा, जो उसको एग्जामिन करता है और वो निर्धारित करता है कि ये कहाँ कसाई इसका जो है वध हो सकता है। लेकिन सब कानून का पालन देखते नहीं है। आपके जो भी संघ हैं, आपके जो भी आपके ग्रुप बन रहे हैं, वो इन सब कानूनों का पालन करवा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये इस काम में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको भारत के संविधान ने, भारत की दंड आचार संहिता ने, सीआरपीसी का कोड 43 आपको पब्लिक अरेस्ट की पावर देता है, जिसमें कि आप अगर कहीं पर भी इन कानूनों का उल्लंघन देखते हैं तो आप तुरंत उसको सड़क पर खड़े होकर, जहाँ भी आप हैं उस देखते हैं, कसाई खाना देखते हैं, उसको आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, आपकी जवाबदारी है कि जिसको कि आप उसमें इंटरवीन करें और उसको वहाँ पर रोकें, उसको पब्लिक अरेस्ट की तरह अरेस्ट करें और नज़दीक जो भी आपके सबसे नज़दीक पुलिस स्टेशन है उस इलाके का, वहाँ जा कर के उसको एफआईआर के रूप में परिवर्तित करवाएं। इसके ऊपर में गौशालाओं का भी बड़ा अहम दायित्व है, क्योंकि जब ये प्राणी कोर्ट में जाते हैं तो उनकी कस्टडी दी जाती है किसी भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, और गौशालाएं आम तौर पर उससे अपने उस दायित्व से पीछे हटती हैं, क्योंकि उनको कानून के दंगल में फंसने में थोड़ा डर लगता है। कोई डर नहीं है, लेकिन अगर गौशालाएं अगर उन प्राणियों को नहीं लेंगी तो पुलिस को मौका मिल जाएगा उस तरह के केसों को छोड़ने का या बुक नहीं करने का, क्योंकि ये उनके पास में एक अहम सवाल वो सामने खड़ा करते हैं कि हमने पकड़ लिया तो उनको कहाँ रखेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर शहर में, हर ताल्लुक में, हर ज़िले में इस तरह की संस्थाएं हों जो कि पकड़े हुए प्राणियों को लें। और मैं आपको बता दूं कि वो अगर प्राणियों को कोई छुड़ाने के लिए आता है तो पहले तो वो कोर्ट में उसका संज्ञान लेते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसके ऊपर में बहुत अच्छे निर्देश हैं, जिसमें कि उन प्राणियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर भी कहीं पर भी अगर उनको छोड़ने का आदेश हो जाता है तो वो प्राणी के खर्चे कि जितने दिन आपकी गौशाला में प्राणी रहे हैं, अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो उसको वो खर्चे का आपको पेमेंट करना होगा। यानी अगर आप कहते हैं कि 100 रुपये रोज़ का मेरा इस पर खर्चा है और वो प्राणी आपकी गौशाला